नमस्कार साथियों, आरए एस्पिरेंट चैनल पर आपका स्वागत है। तो घटना चक्र पूर्वावलोकन से हम लोग इंडियन ज्योग्राफी को सॉल्व कर रहे हैं। उसी क्रम में आज की क्लास है सेकंड। ओके, इससे पहले इसकी पार्ट 1 हो चुका है, जो कि चैनल पर आपको मिल जाएगा। आप जाकर उसको विजिट कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। तो आज की क्लास सेकंड क्लास है, इंडियन ज्योग्राफी सॉल्व कर रहे हैं। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ओके, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। मैं आपको फिर बता देता हूँ कि घटना चक्र पूर्वावलोकन में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, उन क्वेश्चंस के जो भी नोट्स हैं उनको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि किस टॉपिक से कौन से टॉपिक पूछे गए हैं। ठीक है, तो जैसे कि इससे पहले हम लोगों ने हिमालय वगैरह कवर कर लिया था। आज कवर करते हैं दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वत श्रेणियाँ और पठारियाँ जो पहाड़ियाँ हैं, इनसे किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं या किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं, सिर्फ उनकी बात करते हैं। जैसे अरावली श्रेणी से काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोग सभी जानते हैं। कुछ पॉइंट्स हैं जो क्वेश्चन के फॉर्म में पूछे गए थे। जैसे सबसे प्राचीन पर्वत है, प्री कैम्ब्रियन युग का है, ये याद रखिएगा, क्वेश्चन में पूछा गया है। अरावली श्रेणी को अवशिष्ट पर्वत भी कहते हैं। ठीक है, और इसके अलावा अवशिष्ट पर्वत का ये उदाहरण है। ओके, अरावली श्रेणी की अगर बात करें, अभी किन राज्यों में फैली हुई है, काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अरावली किन राज्यों में फैली हुई है। हम लोग ज़्यादातर सोचते हैं कि अरावली सिर्फ राजस्थान में है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये गुजरात से लेके गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक ये फैली हुई हैं। ठीक है, दिल्ली के जो रायसीना हिल्स हैं वो इसी का पार्ट है, अरावली श्रेणी का। अरावली श्रेणी का सबसे ऊंचा जो सर्वोच्च शिखर है या सर्वोच्च चोटी है वो है गुरु शिखर, ये भी आपको याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पॉइंट जो है वो भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित है। भौगोलिक क्षेत्र में अगर पूछा जाए, सबसे प्राचीन है प्रायद्वीपीय पठार। भौगोलिक क्षेत्र से पहले हमने बात की थी। भौगोलिक क्षेत्रों में आता है प्रायद्वीपीय पठार, उत्तर का मैदान, ठीक है, हिमालय पर्वत, तटीय मैदान और द्वीप समूह। इन चार, मोटे तौर पे 4 भागों में भारत के भौगोलिक क्षेत्र को डिवाइड किया जाता है। अब इन भौगोलिक क्षेत्रों में अगर पूछा जाए कि सबसे प्राचीनतम जो है वो कौन सा हिस्सा है, तो प्रायद्वीपीय पठार जो है वो सबसे प्राचीन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अन्नाईमुड़ी। आप जानते हैं अन्नाईमुड़ी एक चोटी है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, तो इस डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, वो है 2695 मीटर अन्नाईमुड़ी है। और ये भी याद रखिएगा ये केरल में स्थित है। ओके, और ये अन्नामलाई श्रेणी का पार्ट है, अन्नामलाई श्रेणी पर स्थित है, अन्नामलाई, ये भी याद रखिएगा। अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी भी है अन्नाईमुड़ी, और दक्षिण भारत में भी सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुड़ी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन विंध्याचल, सतपुड़ा और नर्मदा, ताप्ती, इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वही देखो मैंने यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है। पहले तो आप याद रखिएगा विंध्याचल उत्तर में है, फिर उसके नीचे नर्मदा नदी बहती है, और फिर दक्षिण में है सतपुड़ा, फिर उसके नीचे बहती है ताप्ती नदी। ये क्रम याद रखिएगा। बहुत बार पूछा जाता है कि विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में कौन सी नदी बहती है, या नर्मदा और ताप्ती के बीच में कौन सी पर्वत श्रेणी है, या नर्मदा के उत्तर में कौन सी पर्वत श्रेणी है, या ताप्ती के उत्तर में कौन सी पर्वत श्रेणी है। इस तरीके से क्वेश्चन इससे बनते हैं। सबसे पहले बात करते हैं विंध्याचल की। तो विंध्याचल है, विंध्याचल के पूर्वी विस्तार भी आपको याद रखने हैं। विंध्याचल के पूर्वी विस्तार को क्या कहा जाता है, तो वो है कैमूर और भांडेर। ठीक है, तो विंध्याचल, कैमूर, भांडेर, ये क्रम की चट्टानें हैं। उसके अलावा सतपुड़ा की बात करें तो सतपुड़ा जो पर्वत श्रेणी है उसके भी अलग अलग नाम हैं। जैसे सतपुड़ा को पश्चिम में कहते हैं राजपीपला स्टार्टिंग से, फिर सतपुड़ा, फिर महादेव और मैकाले, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, अब विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में नर्मदा नदी की घाटी है, ये याद रखिएगा। और सतपुड़ा के दक्षिण में है ताप्ती नदी की घाटी। ठीक है, तो ये इतने इतने से आपको ये क्रम याद रखना है। ठीक है, ये पॉइंट्स याद रखने हैं। ओके, ये जरूर याद रखिए कि महादेव श्रेणी किसका पार्ट है, मैकाले किसका पार्ट है, भांडेर किसका पार्ट है, कैमूर किसका पार्ट है। तो कैमूर और भांडेर विंध्याचल के पार्ट हैं, महादेव, मैकाले सतपुड़ा के पार्ट हैं। काफ़ी क्वेश्चन इनसे बनते हैं। ओके, क्रम बहुत पूछा जाता है पहाड़ियों का। जैसे कि ये क्वेश्चन आया था, पहाड़ियों का था, पहाड़ी के 4 नाम दिए गए थे, उनका क्रम पूछा गया था, नॉर्थ टू साउथ, यानी उत्तर से दक्षिण क्रम पूछा गया था। ठीक है, तो ये अब ये जैसे ये ऑप्शन दिए थे चारों, नल्लामलाई, जवाड़ी, नीलगिरी और अन्नामलाई। तो इनमें उत्तर से दक्षिण आपको क्रम याद रखना है। नल्लामलाई जो पहाड़ी है ये आंध्र प्रदेश, एपी लिखा है जैसे मैंने यहाँ पे, आंध्र प्रदेश प्लस तेलंगाना के
सीमा पर स्थित है, दोनों में ही है, ये दोनों राज्यों में है अन्नामलाई पर्वत श्रेणी। ठीक है। जवाड़ी की बात करें तो ये तमिलनाडु में है, तमिलनाडु, एक मिनट रुकिए, ये तो ये तमिलनाडु में है। नीलगिरी आपके क्या नाम है, कर्नाटक हो गया, प्लस केरल हो गया, इसके अलावा तमिलनाडु हो गया, इनके तीनों के बॉर्डर पे है। ठीक है। और सबसे ज़्यादा हिस्सा नीलगिरी का तमिलनाडु में है। अन्नामलाई की बात करें तो केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर बनाती है अन्नामलाई पर्वत श्रेणी, जिसकी सबसे ऊंची चोटी अभी हमने बात की थी वो है अन्नाईमुड़ी। ठीक है। और जबकि नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है दोदो बेट्टा, आपने नाम सुना होगा दोदा बेट्टा। ठीक है। तो इनका ये क्रम याद रखिएगा, जवादी सबसे ऊपर है, उसके नीचे नीलगिरी है, उसके नीचे अन्नामलाई है, और अन्नामलाई के नीचे कार्डेमम हिल्स हैं, इलायची की पहाड़ियाँ। ठीक है। तो ये क्रम पूछा जाता है, इसको हो सकता है आपसे दक्षिण से उत्तर पूछ दिया जाए या उत्तर से दक्षिण पूछ दिया जाए, ये भी याद रखिएगा। एक और प्रश्न था, पहाड़ियाँ दी गई थी और उनका पश्चिम से पूर्व की तरफ आपको क्रम लगाना था। ठीक है। आप देखो, महादेव पहाड़ी, मैकाले पहाड़ी, छोटा नागपुर पठार और खासी पहाड़ी। ठीक है। तो महादेव पहाड़ी मध्य प्रदेश में है, मैकाले मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे हैं। ठीक है। इसके अलावा छोटा नागपुर पठार झारखंड में पड़ता है, और खासी पूर्वोत्तर में है, मेघालय में। तो ये क्रम हो गया पश्चिम से पूर्व। ओके। नेक्स्ट है नीलगिरी पहाड़ी को लेकर कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं आपको, पूछा जाता है। नीलगिरी जो है पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु है यहाँ, यानी कि नीलगिरी पे आके पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आपस में मिलते हैं। ठीक है। नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी है डोडा बेट्टा, सर्वाधिक ऊंची चोटी है, और ये तमिलनाडु में है। ठीक है। इससे पहले सबसे ऊंची चोटी हमने बात की थी दक्षिण भारत की, तो वो थी अन्नाईमुड़ी, वो केरल में है। ये दोदा बेट्टा, ये चोटी तमिलनाडु में है। ठीक है। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के टर्मिनल पर स्थित है तीनों के। ठीक है। तीन नीलगिरी पहाड़ियाँ तीनों में पड़ती हैं ये। टोडा जनजाति के बारे में याद रखिएगा, यहाँ पर ये निवास करती है टोडा जनजाति। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि टोडा जनजाति कहाँ पर रहती है, तो नीलगिरी पहाड़ियों पे। ओके। कर्नाटक पश्चिमी घाट की बात करते हैं, तो पश्चिमी घाट से एक कथन में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऊंचाई जो है इसकी उत्तर से दक्षिण की तरफ बढ़ती जाती है, यानी कि गुजरात से चलेंगे और नीचे तमिलनाडु की तरफ जाते जाएंगे आप, तो इसकी ऊंचाई बढ़ती जाती है। ठीक है। तो उत्तर से दक्षिण की तरफ इसकी ऊंचाई बढ़ती है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहा जाता है, महाराष्ट्र में, गुजरात में। ओके। इसको केरल में कहा जाता है सत्य पर्वतम। ठीक है। ये भी याद रखिएगा, सत्य पर्वतम इसको केरल में कहते हैं। गुजरात से तमिलनाडु तक 1600 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और उत्तर से दक्षिण की क्रम इसकी क्या होती है, ऊंचाई बढ़ती जाती है, ऊंचाई बढ़ती है। इसके ढाल की अगर हम बात करते हैं तो पश्चिम की तरफ ढाल इसका तीव्र है, यानी कि जो अरब सागर की तरफ इसका ढाल तीव्र है, खड़ा हुआ ढाल है, जबकि पूर्व की तरफ ढाल इसका मंद सीढ़ी नुमा है। ठीक है। 16 डिग्री अक्षांश रेखा इसको दो भागों में बांटती है, पश्चिमी घाट को दो भागों में बांटती है, एक उत्तर की तरफ और एक गोवा के दक्षिण की तरफ। जो उत्तर वाला भाग है वो मुख्यतः बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है। ठीक है। और दक्षिण वाला भाग जो है वो ग्रेनाइट और नीस की चट्टानों से निर्मित है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अजंता पर्वत। ये भी पूछा जाता है, ये ओनली महाराष्ट्र में है और किसी राज्य में नहीं, मतलब इसका कोई भी शेयर नहीं है। अजंता पहाड़ियाँ सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र में है। तो ये क्वेश्चन था कि अजंता श्रेणियाँ निम्नलिखित में से किन राज्य में स्थित हैं, तो एक है महाराष्ट्र। ठीक है। एक क्वेश्चन फिर पूछा गया था, पहाड़ियों का क्रम नॉर्थ टू साउथ, यानी उत्तर से दक्षिण। ठीक है। पीर पंजाल, नागा पहाड़ी, कैमूर पहाड़ी और सतमाला पहाड़ी, ये उत्तर से दक्षिण क्रम है। पीर पंजाल आपको जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश में मिलेगा। नागा पहाड़ी इंडो म्यांमार बॉर्डर पे आपको मिलेंगी। कैमूर पहाड़ियाँ एमपी बिहार में मिलेगी। कैमूर पहाड़ियाँ जो कि पार्ट हैं या इस पूर्वी विस्तार हैं किसका, विंध्याचल पहाड़ियों का। ठीक है। इसी प्रकार सतमाला पहाड़ी आपको महाराष्ट्र में मिलेगी। ठीक है। तो ये उत्तर से दक्षिण क्रम है पहाड़ियों का। ओके। कार्डेमम पहाड़ियाँ अभी हमने बात की थी, इलायची की पहाड़ी कहते हैं, ये भी आपको केरल तमिलनाडु के बॉर्डर पर मिलेंगी, अन्नामलाई जो पहाड़ियाँ हैं उनके दक्षिण में। ठीक है। बालाघाट श्रेणी और हरिश्चंद्र श्रेणी ये दोनों ही महाराष्ट्र में हैं, ये भी आपको याद रखना है। ओके। नेक्स्ट बात करते हैं
कुछ पहाड़ियाँ थी जो मैच दी कॉलम में पूछी गई थी, जैसे कि मांडव पहाड़ियाँ गुजरात में हैं, गडजात पहाड़ियाँ उड़ीसा में हैं, शेवरॉय पहाड़ियाँ तमिलनाडु में हैं, नल्लामलाई पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश तेलंगाना के बॉर्डर पे हैं, मिकिर पहाड़ियाँ असम में हैं, ठीक है, पारसनाथ पहाड़ियाँ झारखंड में हैं और डालमा पहाड़ियाँ भी झारखंड में हैं, पारसनाथ और डालमा, ठीक है। कोल्लई मलाई तमिलनाडु में है और मिरी पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश में, मिरी, मिसमी, अबोर, ये इसके साथ और भी लिख लिए, मिरी है, मिसमी और अबोर, ये सभी कहाँ हैं, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। नेक्स्ट है हाँ कोडाई कनाल हिल्स, ये एक हिल स्टेशन है कोडाई कनाल, ये आपका पालनी पहाड़ी में है और पालनी पहाड़ियाँ हैं तमिलनाडु में, ओके। तो कोडाई कनाल याद रखिएगा, एक हिल स्टेशन है, तमिलनाडु में है, पालनी पहाड़ियों पे है, ये भी याद रखिएगा, और तमिलनाडु, पालनी पहाड़ियाँ आपकी तमिलनाडु राज्य में पड़ती हैं, ओके। नेक्स्ट है सारामती चोटी, ये बहुत पूछा जाता है, ये नागालैंड में स्थित है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है माउंट एवरेस्ट के बारे में। माउंट एवरेस्ट से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये आप याद रखिए नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर पे है, ठीक है। इसकी ऊंचाई 8,848.86 मीटर है। जुंको ताबेई ये पहली महिला पर्वतारोही थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी, ठीक है। इंडिया की बात करें तो बछेंद्री पाल का नाम याद रखिएगा, ये पहली भारतीय महिला हैं बछेंद्री पाल जिन्होंने एवरेस्ट की चढ़ाई की है। संतोष यादव का नाम याद रखिएगा, 2 बार एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाली पहली महिला हैं और भारतीय हैं और विश्व में भी पहली महिला हैं ये, ठीक है। सर्वोच्च चोटी की बात करते हैं, भारत में सर्वोच्च चोटी कौन कौन सी, टॉप 4 हैं ये 4 नाम याद रखिएगा आप, ठीक है। सबसे पहले नंबर पे आती है K2 जिसको गॉडविन ऑस्टिन कहते हैं, ये POK में स्थित है, पाक अधिकृत कश्मीर में है लेकिन भारत का हिस्सा है ये, ठीक है। कंचनजंगा ये सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर पे, ठीक है, सिक्किम नेपाल के बॉर्डर पे मिलेगी कंचनजंगा, ये सेकंड नंबर पे है। नंगा पर्वत आपका मिलेगा जम्मू लद्दाख में मिलेगा, सॉरी, ठीक है। नंदा देवी है उत्तराखंड में। तो ये 4 नाम याद रखिएगा, K2, कंचनजंगा, नंगा पर्वत और नंदा देवी, ये जो 4 हैं ये भारत की सबसे ऊंची चोटी हैं, टॉप 4 चोटी हैं। सबसे ऊंची है K2, उसके बाद आती है कंचनजंगा, उसके बाद नंगा पर्वत और उसके बाद नंदा देवी, ठीक है। कामेत पर्वत और त्रिशूल पर्वत ये भी आप याद रखिएगा उत्तराखंड में है और नंदा देवी भी उत्तराखंड में है, ठीक है। एक और चोटी है गोसाई धान चोटी, ठीक है, ये भारत में नहीं है, गोसाई धान चोटी है तिब्बत और नेपाल सीमा के निकट। एक क्वेश्चन इस तरीके का आया था कि निम्नलिखित में से कौन सी चोटी भारत में स्थित नहीं है, तो वो गोसाई धान है, 4 ऑप्शन थे उसमें, तो ये तिब्बत और नेपाल के सीमा पर स्थित है, ठीक है। चोटियों का क्रम देखिए पूछा जाता है काफ़ी इस तरीके के क्वेश्चन, ईस्ट टू वेस्ट यानी पूर्व से पश्चिम, तो ये कुछ चोटियाँ दी गई थी जैसे नामचा वर्मा, कंचनजंगा, एवरेस्ट और नंदा देवी। नामचा वर्मा जो है अरुणाचल प्रदेश के भी उत्तर पूर्व में मिलती है, चाइना में, ठीक है। इसके बाद कंचनजंगा सिक्किम में है, तो सबसे पूर्व में होगी नामचा वर्मा, फिर उसके बाद होगी कंचनजंगा क्योंकि पश्चिम में है सिक्किम में, एवरेस्ट नेपाल में है और नंदा देवी उत्तराखंड में है, ठीक है। तो इस तरीके से क्रम लगाने को था। नेक्स्ट टॉपिक है घाटियाँ। अब घाटियों से किस तरीके जो कौन कौन सी घाटियों से प्रश्न पूछे गए थे, जैसे एक कुल्लू घाटी, ये याद रखिएगा किसके बीच में है, हिमाचल प्रदेश में है, पहली बात तो आपको याद रखनी है। दूसरा पॉइंट इसमें याद रखना है कि ये जो है धौलाधर और पीर पांजाल के मध्य में स्थित है, ठीक है। धौलाधर श्रेणी और पीर पांजाल श्रेणी इसके मध्य में स्थित है कुल्लू की घाटी, ठीक है। नेलांग घाटी ये आपके उत्तराखंड में है और गंगोत्री नेशनल पार्क में स्थित है ये नेलांग घाटी, ओके। नेक्स्ट है मैच दी कॉलम में प्रश्न पूछे गए थे, मरखा घाटी लद्दाख में है, जुकू घाटी नागालैंड में है, सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश में है, इस सांगला घाटी, ठीक है। कुल्लू घाटी भी हिमाचल में है, सांगला घाटी भी आपकी हिमाचल में है। सांगला घाटी को ही जो है बास्पा घाटी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। यूथांग घाटी सिक्किम में, साइलेंट वैली केरल में, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन मैच दी कॉलम में आपसे प्रश्न 100% पूछे जाते हैं। आपको 1 से 2 भी अगर याद रहते हैं तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसा होता है कि वो सॉल्व हो जाता है आंसर उसका, ठीक है। नेक्स्ट इसके अलावा और भी
घाटियाँ हैं हिमाचल प्रदेश की, वो देख लेते हैं। अभी हिमाचल प्रदेश की हमने 2 घाटी देखी थी, सांगला घाटी और कुल्लू घाटी। इसके अलावा और भी हैं हिमाचल प्रदेश में, जैसे पार्वती घाटी, किन्नौर घाटी, पांगी घाटी, चंबा घाटी, कांगड़ा घाटी, लाहुल घाटी, मालना घाटी। मालना घाटी को छोटा यूनान कहा जाता है। स्पीति घाटी, जो ताबो मठ है, बौद्ध मठ है ताबो मठ स्पीति घाटी में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट उत्तराखंड में कुछ घाटियाँ हैं, जैसे कि सोर घाटी, जोहार घाटी, फूलों की घाटी और धर्मा घाटी। ये नाम आप याद रखिएगा। कुछ और घाटी हैं दक्षिण भारत में, जैसे अराकू घाटी, ये विशाखापट्टनम में है। ठीक है। नेवरा घाटी बहुत पूछा जाता है, याद रखिएगा, दार्जिलिंग में है, पश्चिम बंगाल। कंबम घाटी तमिलनाडु में है, तो ये भी आप याद रखिएगा। अराकू घाटी विशाखापट्टनम में, कंबम घाटी तमिलनाडु में और नेवरा घाटी दार्जिलिंग में स्थित है, जो कि पश्चिम बंगाल में है। ओके। नेक्स्ट बात करते हैं दर्रों की। तो पासेस, दर्रे कौन कौन से किस राज्य में स्थित हैं, इनका राज्य आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि क्रम बहुत पूछा जाता है प्रश्न के। उत्तर से दक्षिण तो कम ही पूछा जाता है, पूर्व से पश्चिम ज़्यादा पूछा जाता है। पूर्व से पश्चिम में इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि कौन सा अरुणाचल प्रदेश में हो जाता है, कौन सा सिक्किम में हो जाता है, कौन सा उत्तराखंड में हो जाता है, कौन सा हिमाचल प्रदेश में हो जाता है और कौन सा जम्मू कश्मीर और लद्दाख में है। ठीक है। तो इस तरीके से क्रम आप याद रखिएगा इसके। जम्मू कश्मीर में आपको मिलेंगे पीर पंजाल और बनिहाल दर्रा। ठीक है। लद्दाख में जोजिला, बुर्जिला, खारदुंगला, कराकोरम, चांगला। ठीक है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो शिपकिला बहुत पूछा जाता है, जिससे जो है सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। रोहतांग दर्रा, बड़ा लाचाला दर्रा, यांगजी दीवान दर्रा और मणिरंग दर्रा। ठीक है। उत्तराखंड में मुलिंगला काफ़ी पूछा जाता है, माना पूछा जाता है, नीति, लिपुलेख, कुंगरी बुंगरी, कुंगरी भिंगरी, नामा, रलाम और सिरला दर्रा। ठीक है। सिक्किम में बहुत पूछते हैं, नाथुला, जेलेपला, 2 बहुत पूछे जाते हैं। इसके अलावा है डोंकिया दर्रा। अरुणाचल प्रदेश में सेला, बोमडीला, यांगयाप और दिफू दर्रा। मणिपुर में तुजू दर्रा। ठीक है। महाराष्ट्र में थालघाट, भोरघाट दर्रा। केरल में पालघाट दर्रा और सेनकुट्टा दर्रा। अगर आपने इस बार आर ओ 2024 का जो 11 फरवरी को एग्ज़ाम हुआ था, अगर आपने दिया है तो आपको याद होगा कि एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें क्रम लगाना था। इसमें था थालघाट, भोरघाट और पालघाट। ओके। उनका क्रम लगाने को आया था। तो उनमें से उत्तर से दक्षिण क्रम किसका है, तो सबसे उत्तर में है थालघाट दर्रा, फिर है भोरघाट, ये दोनों ही महाराष्ट्र में है, और सबसे दक्षिण में केरल में है पालघाट। ठीक है। तो इस तरीके से प्रश्न पूछे गए थे। नेक्स्ट है, हाँ, कुछ और पॉइंट्स हैं, जैसे माना दर्रा के बारे में। माना दर्रा अभी हमने यहाँ बात की थी, ये उत्तराखंड में है। ठीक है। इस माना दर्रा को जो है चिरबतियाला और डुंगरीला भी कहते हैं। ठीक है। देवताल झील एक है, ये इसी माना दर्रा में स्थित है, और इस देवताल झील से सरस्वती नदी का उद्गम होता है, और ये सरस्वती नदी अलकनंदा नदी की सहायक है। ठीक है। इससे आपको इतने क्वेश्चन तैयार हो गए कि माना दर्रा, जिसको चिरबतियाला या डुंगरीला कहते हैं, इस माना दर्रा में देवताल झील स्थित है। आपसे पूछा गया जाता है कि देवताल झील किस दर्रे में स्थित है, तो वह माना दर्रा। और सरस्वती नदी का उद्गम भी इस देवताल झील से ही होता है, और सरस्वती नदी अलकनंदा की सहायक नदी है। ठीक है। ये वो अलकनंदा है जो भागीरथी से मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है। ठीक है। पालघाट दर्रा, ये नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच में है। ओके। जैसे कि पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट मिलते हैं, नीलगिरी पर्वत बनता है यहाँ पर। ठीक है। इसके बाद ये एक पास है, फिर है अन्नामलाई श्रेणी। ओके। फिर अन्नामलाई है, फिर एक पास पड़ता है जिसको सेनकोट्टा पास कहते हैं, और उसके दक्षिण में है कार्डेमम हिल्स। तो इस तरीके से है। नेक्स्ट पॉइंट है पर्वतीय दर्रे। अच्छा, इनका क्रम पूछा गया था। ठीक है। पश्चिम से पूर्व, इस तरीके से पश्चिम से पूर्व पूछा जाता है। तो अब ये 4 ऑप्शन दिए थे, इनको आपसे पश्चिम से पूर्व लगाना था। तो शिवकला हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है। लिपुलेख उत्तराखंड में है, नाथुला सिक्किम में है, और बोमडीला आपका अरुणाचल प्रदेश में है। तो लग गया, हिमाचल से सबसे पश्चिम में है, फिर लिपुलेख उत्तराखंड में, और सिक्किम, और फिर
बोमडीला। तो इस तरीके से क्रम लगाने को आते हैं, इसलिए आपको जो है स्टेट याद होनी चाहिए। किससे किसको जोड़ते हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं होता, आपको ज़्यादातर ये याद रखना है कि इनका क्रम और कौन से राज्य में स्थित है, तो ये दर्रे। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हिमनद और हिमरेखा के बारे में देखते हैं। ठीक है। हिमरेखा कहते हैं किसको है, तो हिम जो होता है यानी हिमनद जो होता है उसकी निचली सीमा को कहते हैं हिमरेखा। ये याद रखिएगा आप। ये पॉइंट याद रखिएगा कि पश्चिमी हिमालय में हिमरेखा की ऊंचाई 5800 मीटर पे है, पूर्वी हिमालय पे हिमरेखा की ऊंचाई 4300 मीटर पे है। आपको यहाँ 5800 4300 मीटर याद रखना नहीं है ये तो कहीं कहीं पे 6000 लिखा होगा, कहीं कहीं पे 4500 लिखा होगा। बस आपको यहाँ से ये याद रखना है कि अगर कथन में क्वेश्चन आता है कि पश्चिमी हिमालय में हिमरेखा की ऊंचाई पूर्वी हिमालय की तुलना में ज़्यादा है, तो ये कथन सही है कि गलत है, इस तरीके के क्वेश्चन इससे बनते हैं। ठीक है। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि पश्चिमी हिमालय जो है वहाँ पर हिमरेखा की ऊंचाई ज़्यादा है पूर्वी हिमालय की अपेक्षा। ठीक है। तो ये आपको कथन याद रखना है यहाँ से। ठीक है। कुछ हिमालय हैं जिनकी जो पोजीशन है वो याद रखना है। जितने भी ये हैं द्रासद्रुम, सियाचिन, बाल्टोरा, बियाफो और हिस्पार, ये सभी लद्दाख में हैं। ठीक है। गंगोत्री, यमुनोत्री, सतोपत, मिलान, पिंडार और कफनी ये उत्तराखंड में है। जेमू हिमनद ये सिक्किम में है। तो ये क्रम याद रखिएगा, मतलब क्रम नहीं, ये याद रखिएगा कि कौन सी जगह पर स्थित है। ठीक है। इसके अलावा और भी हिमनद हैं जो आपको याद रखना है, जैसे कि अभी हमने बात की थी कराकोरम श्रेणी की, ट्रांस हिमालय में है, लद्दाख में ये कराकोरम श्रेणी है। तो वहाँ पे आपको सियाचिन मिलेगा, बियाफो, हिस्पारा, बाल्टोरा, चोमोलुंगमा, खारदोजीन और ससाइनी, ये सब हिमनद है। ठीक है। कश्मीर में अगर हम बात करें तो रीमो, पुनमाह, रूपल, दियामीर, ये कश्मीर में है। रीमो, पुनमाह, रूपल और दियामीर। ठीक है। सियाचिन ग्लेशियर के बारे में एक काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये इंडिया का यानी भारत का सबसे बड़ा है, लगभग 70 किलोमीटर स्क्वायर से इसका अधिक एरिया है। ठीक है। तो सियाचिन ग्लेशियर भारत का सबसे बड़ा है। विश्व में ये सेकंड नंबर पे आता है। विश्व में अगर बात करें सबसे बड़ा ग्लेशियर है वो है फेडचेंको ग्लेशियर, सबसे बड़ा है पामीर के क्षेत्र पर। ये ग्लेशियर वो हैं जो ध्रुवों के अतिरिक्त हैं, वैसे तो सबसे बड़ा ग्लेशियर ध्रुव हो जाएगा। ठीक है। लेकिन ध्रुवों को छोड़कर अगर बात की जाए तो सबसे बड़ा है फेडचेंको ग्लेशियर विश्व में पामीर क्षेत्र पर। सेकंड नंबर पे आता है सियाचिन ग्लेशियर जो कि इंडिया में है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं चौराबाड़ी ग्लेशियर के बारे में। चौराबाड़ी ग्लेशियर केदारनाथ के उत्तर में स्थित है, आपको याद रखना है। ठीक है। कुछ हिमनद और जिनसे निकलने वाली नदियाँ, ये प्रश्न आया था, जैसे बंदरपूंछ हिमनद, उससे निकलती है यमुना नदी। बाराशिंगरी हिमनद से चेनाब नदी। सियाचिन से हिमनद जो है उससे निकलती है नुब्रा नदी। तभी सियाचिन कभी पूछा जाता है कि जो नुब्रा घाटी है वो सियाचिन के उत्तर में है कि दक्षिण में है, तो नुब्रा घाटी सियाचिन के दक्षिण में है। ठीक है, क्योंकि सियाचिन से निकलती है नुब्रा नदी। जेमू, इससे निकलती है, जेमू जो सिक्किम वाला है, सिक्किम में है ये, और इससे निकलती है तिस्ता नदी। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं पठार के। इनसे भी कुछ प्रश्न पूछे गए थे, घटनाचक्र पूर्वावलोकन में दिए गए हैं। ठीक है। तो दक्कन का पठार से प्रश्न पूछे गए हैं। ये पहली बार तो लावा निर्मित है, आपको याद रखना है। काली मिट्टी यहाँ पाई जाती है। ओके, जो कपास की खेती के लिए अच्छी होती है। ठीक। क्रिटेशियस युग में ये बना है, ये आपको याद रखना है। दक्कन ट्रैप का निर्माण क्रिटेशियस युग में हुआ है। ठीक है। मेघालय पठार के बारे में पूछा जाता है। मेघालय पठार प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है उत्तर पूर्वी में। ठीक है। तो ये उत्तर पूर्व क्षेत्र में है मेघालय पठार, और ये याद रखिएगा प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है। मेघालय पठार और प्रायद्वीपीय पठार की जो राजमहल की पहाड़ियाँ हैं उनके बीच में मालदा गैप पड़ता है। ठीक है। मेघालय के पठार को ही कार्बी एंगलोंग का पठार या उत्तर कचारी पठार भी कहते हैं। गारो, खासी, जयंतियाँ पहाड़ियाँ यहाँ पाई जाती हैं। ये क्रम भी याद रखिएगा, पश्चिम से पूर्व, पहले पश्चिम में गारो है, फिर खासी, फिर जयंतियाँ। ठीक है। भुवन पहाड़ियाँ मिजो हिल्स का पार्ट है, ये याद रखना है। मालदा गैप अभी मैंने बात की थी, ये मेघालय पठार और प्रायद्वीपीय पठार के बीच में है। ठीक है। मालवा पहाड़, ये आपको मिलेगा अरावली और विंध्याचल के बीच में, मालवा पहाड़ है। ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट तटीय भाग की बात करते हैं। तो इंडिया की जो तटरेखा की लंबाई है वो है 7516.6 किलोमीटर। ये द्वीपों सहित है। ठीक है। द्वीपों को भी काउंट अगर कर लें, द्वीपों की भी तटरेखा काउंट कर लें तो 7516.6 किलोमीटर है।
अगर भूमि की बात करें, मुख्य भूमि की, जो इंडिया की जो मेन लैंड है उसकी बात करें तो वो 6100 किलोमीटर है। ठीक है, ये 2 पॉइंट याद रखना। तटरेखा की बात करें तो 9 स्टेट, भारत के 9 राज्य हैं जिनकी तटरेखा हैं, और 4 यूटी हैं, यूनियन टेरिटरी हैं। ठीक है, राज्यों में याद रख सकते हैं गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ठीक, 2 पॉइंट इसमें और याद रखिएगा, सर्वाधिक लंबी तटरेखा राज्यों में गुजरात की है, 1214 किलोमीटर। ठीक है, यूटी में अगर हम बात करें तो अंडमान निकोबार की है 1962 किलोमीटर। ठीक है, तो अंडमान निकोबार की वैसे भी ओवरऑल सबसे ज़्यादा है। अगर ओवरऑल देखें 9 राज्य और 4 यूटीज़ को मिलाकर कर कहा जाए कि सबसे ज़्यादा तटरेखा किसकी है, तो वो है अंडमान और निकोबार द्वीप की। ठीक है, लेकिन अगर राज्य पूछा जाता है तो गुजरात की है पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश और तीसरे नंबर पे तमिलनाडु। ओके, ये याद रखिएगा। सबसे छोटी की बात करें तो राज्यों में सबसे छोटी गोवा की है। अगर यूटीज़ में बात करें तो पंडुचेरी की है, 30.6 किलोमीटर। ठीक है, एक ये क्षेत्र और पूछा जाता है, 12 समुद्री मील, 24 समुद्री मील और 200 समुद्री मील। ठीक है, ये समुद्री मील है, समुद्री मील। ठीक है, तो अगर जैसे मान लीजिए लैंड है इंडिया या किसी भी देश का, ठीक है, भूभाग है, तो जो तटीय क्षेत्र होता है वो हमेशा क्या होता है, कटा फटा होता है, आड़ा टेढ़ा होता है, ऊंचा नीचा एक साथ तो होता नहीं है। तो वहाँ एक आधार रेखा खींची जाती है, तो ये आधार रेखा है। ठीक है, अब इस आधार रेखा से ही डिस्टेंस मापी जाती है। तो इस आधार रेखा से अगर 12 किलोमीटर दूर तक का जो क्षेत्र है, यानी कि ये क्षेत्र जो है, 1 मिनट, ये आधार रेखा से ये एरिया 12 किलोमीटर, 12 समुद्री मील का जो क्षेत्र है, इसको क्षेत्रीय सागर कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसी आधार रेखा से जो ये 24 समुद्री मील का क्षेत्र समीपस्थ मंडल कहलाता है। ओके, समीपस्थ मंडल कहते हैं। और फिर इसी के अलावा इसी आधार रेखा से, और ये 200 किलोमीटर का, 200 समुद्री मील का जो क्षेत्र है वो अनन्य आर्थिक क्षेत्र यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहलाता है, EEZ कहलाता है। तो ये 3 आप याद रखिएगा, 12 समुद्री मील वाला क्षेत्रीय सागर, 24 समुद्री मील वाला 24 समुद्री मील वाला जो है क्षेत्र वो समीपस्थ क्षेत्र, और अनन्य आर्थिक क्षेत्र जो होता है वो 200 समुद्री मील का होता है। ठीक है, अब इसमें अलग अलग वो भी दे रखे हैं, जैसे कि क्षेत्रीय सागर में संपूर्ण अधिकार होता है देश को, किसी भी देश को। समीपस्थ मंडल वाले में सीमा शुल्क वसूलने का और वित्तीय अधिकार दिए जाते हैं। और EEZ यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन वाले क्षेत्र में, यानी अनन्य आर्थिक क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान की अनुमति होती है। ओके, तो ये भी आप इस चार्ट को याद रखिएगा। और भी इससे संबंधित पॉइंट है, जैसे कि चेन्नई तट के बारे में प्रश्न पूछा गया, तो भारत का औसत समुद्री तल जो नापा जाता है वो चेन्नई के तट से नापा जाता है। ठीक है, तटीय अपरदन से संबंधित पूछा गया था कि तटीय अपरदन सबसे ज़्यादा किससे होता है। वैसे तो तट का अपरदन बहुत से कारक हैं, समुद्री लहरें हैं, ज्वार भाटा हैं, धाराएं, समुद्री धाराएं हैं, सुनामी है और मानवीय क्रिया, इन सभी से समुद्री तट का अपरदन होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा किससे होता है, तो वो लहरों से होता है, समुद्री लहरों से। ओके, तो इससे सबसे ज़्यादा तटीय अपरदन होता है। ओके, तो आज के सेशन में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ, और इसी को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई करते रहिए। वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। पूरा वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद।